जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं, उन प्रश्नों के साथ साथ एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं यानी क्वेश्चंस आंसर है, उनको भी साथ साथ हम लोग करते चलते हैं। यानी इन दोनों को एक साथ हम लोग लेके चलते हैं, वन लाइनर प्रश्नों को और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी जो एनसीईआरटी के हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के प्रश्न करने के बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे, अगले प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ किया जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी देखते चलते हैं। और यह एनसीईआरटी का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता यानी संधव सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट है। ओके, तो एनसीईआरटी का यह पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन यह ए है प्राग ऐतिहासिक युग से, बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक युग से और ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर होगा बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। और इंग्लिश में इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। ओके, प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज यानी आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया है? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में इसलिए रखा गया है कि संधव सभ्यता में लिपियों के बारे में हमें ज्ञान मिला है। यानी संधव सभ्यता के निवासी लेखन कला से अनभिज्ञ नहीं थे, यानी लेखन कला से परिचित थे। और इस काल के हमें मुहरें भी मिली है, बर्तनों पर भी इन लिपियों का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से ब्लैक बोर्ड का भी साक्ष्य मिला है। यानी वहाँ के बारे में जानकारी के स्रोत तो हमें वहाँ की लिपि से मिलती है, लेकिन अभी तक वह लिपि पठनीय नहीं है, पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा गया है। ओके, अगर वह लिपि जिस दिन हम लोग पढ़ लेंगे तब वह ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए कि उससे हमें वहाँ के संधव सभ्यता के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। ओके, तो यह सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है या किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया है, देख लिया जाए एक्सप्लेन क्या किया गया है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक थी। ठीक, ओके। कांस्य युगीन सभ्यता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जो मेन जो पॉइंट है वह सबसे लास्ट में लिखा गया है एक्सप्लेन में, कि भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफी जो वहाँ की स्क्रिप्ट है, और वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, लेकिन यह सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि वन लाइनर प्रश्नों में भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक कांस्य के बर्तन या फिर वहाँ से टॉय खिलौने भी मिले हैं इत्यादि। मतलब मेटल में सबसे अधिक कांस्य के ही पार्ट यहाँ से यानी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के नाम से प्रारंभ में इसे हड़प्पा सभ्यता, लेकिन सबसे अधिक स्थल सिंधु घाटी के क्षेत्रों में पाए गए, इसलिए सिंधु सभ्यता के नाम से इसे जाना गया। आगे चल करके इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया या सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसकी समकालीन जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता भी थी। ओके, तो यह बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट्स है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है, उसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी दयाराम साहनी ने दिया, यह सही है। यानी फर्स्ट टाइम खुदाई कर लीजिए, या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा ही किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है लोथल एस आर राव, यह भी सही है। लोथल की खुदाई फर्स्ट टाइम एस आर राव के द्वारा किया गया। आगे कह रहा है सुरकोतदा जेपी जोशी, जगपति जोशी पूरा नाम है, इनके द्वारा, तो यह भी सही है। धौलावीरा कह रहा है वी के थापर,
यह गलत है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। आइए एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में सबसे पहला स्थल रहा है हड़प्पा। लोथल एस आर राव साहब 1955 में। सुरकोतदा जेपी जोशी यानी जगपति जोशी 1964 में 1964 ईस्वी में। और धौलावीरा जगपति जोशी और एस आर विष्ट ने 1967 में कराया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कालीबंगा, यह भारत में स्थित है, पाकिस्तान में नहीं है। और भारत के राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान राज्य में एकमात्र ओनली वन साइट फ्रॉम राजस्थान स्टेट यानी कालीबंगा एक ही स्थल आज तक मिला है, अभी तक खुदाई में प्राप्त हुआ है, कालीबंगा, यह है राजस्थान में। और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी कह रहा है लोथल, लोथल भी गुजरात में है यानी यह भी भारत में है। ऑप्शन डी कह रहा है आलमगीर, यह भी भारत में है, यह भी यूपी में है। ओके, और यह गुजरात में है, यह राजस्थान में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान में है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन भी दिया गया है कुछ ज्ञानवर्धक, इसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो ऑप्शन बी तो सही हम लोग देख लिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा संदर्भ सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो रावी नदी के तट पर, हाँ रावी नदी के किनारे, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और रावी नदी के बाएं साइड स्थित है यानी बाएं तट पर स्थित है, दाहिने तट पर नहीं। 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई प्रारंभ की थी। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे और स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी बड़ा भवन यानी सभागार यानी मीटिंग हॉल जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी 2 मंजिला इमारत। इसका सही आंसर होगा बी, यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वहाँ का अन्नागार था, ग्रेनरीज थी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अन्य प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से, जिसे ग्रेट बाथ इंग्लिश में कहते हैं। बड़ा भवन यानी सभागार भी मोहनजोदड़ो से पाया गया, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे मीटिंग हॉल कहा जाता है। और 2 मंजिला इमारत भी यहीं से पाई गई है। ओके, तो यह सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर बी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। एक्सप्लेन को देख लेते हैं। कुछ एग्जाम से संबंधित या नॉलेजेबल बातें यहाँ पर भी मिल जाती हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में या देखरेख में कराई गई। ओके, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, यह भी इम्पॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, ग्रेनरी है। व्हीलर के अनुसार यह 45.71 मीटर लंबाई, ये चौड़ाई है, लंबाई 22.86 मीटर। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। यह राजकीय भंडारागार था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर थी। ओके, और यह राजकीय भंडार गृह था, तो भंडारागार था, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर था, तो यह भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। हड़प्पा नामक स्थल में भी अन्नागार मिले हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर है इसका क्षेत्रफल। ओके, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख भवन विशाल स्नानागार और सभा भवन आदि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला प्रश्न ऑप्शन ए है हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ भारत में स्थित कर रहा है, पाकिस्तान में स्थित है।
ओके, हड़प्पा स्थल। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी भी पाकिस्तान में, यानी मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थल है, यह भी पाकिस्तान में और यह भी पाकिस्तान में। ओके, लोथल, लोथल स्थल भारत में है और भारत के गुजरात प्रांत में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो गुजरात। इसके एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी कुछ ज्ञानवर्धक बातें मिल जाती हैं या फैक्ट्स मिल जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ओके, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1954-55 में लोथल स्थल की खुदाई यस रंगनाथ यस आर राव के नेतृत्व में की गई। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है तथा हाथीदांत से निर्मित पैमाना यानी स्केल मीटर जो कपड़े नापने के काम आता था वस्त्रों की नपाई के लिए, वह भी मिला है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोथल गुजरात प्रांत में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे, और यहाँ पर गोदीवाड़ा बंदरगाह भी मिला है, हाथी दांत से निर्मित पैमाना भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, उसको जान लेना है। प्रकृति की शक्तियों की पूजा, ठीक, व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑप्शन सी ग्रामीण खेती, ऑप्शन डी जाति आधारित समाज। इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि नगर नियोजन सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक था वहाँ का व्यवस्थित शहरी जीवन या फिर नगर नियोजन कह लीजिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो डी है यह जाति आधारित समाज, जाति आधारित समाज अभी तक एविडेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि लिपि स्क्रिप्ट जो लिपि वहाँ से मिली है उसका वाचन नहीं हो पाया है। और जब वहाँ की लिपि पढ़ ली जाएगी तभी वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सकती है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन को भी देख लिया जाए। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। जो ऑप्शन में हम लोगों को ने देखा, इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। नगर अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल पद्धति यानी ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित थे। ओके, पर्यावरण अनुकूल जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी और नगर वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में बने होते थे या विभाजित थे। ओके, और जिसे क्या कहते थे, नगरों में भवन जाल पद्धति यानी ग्रिड पैटर्न पर व्यवस्थित था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी राजस्थान में। इसका सही आंसर सी होगा, रंगपुर गुजरात में स्थित है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भादर यानी मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई या कराई गई। रंगपुर एक पठारी और समतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि यहाँ से धान के भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी पेडी के यानी धान के कृषि करने का भी यहाँ से एविडेंस यानी साक्ष्य मिला है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए पाशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। इसका सही आंसर ये होगा, अभी तक जो एविडेंस मिला साक्ष्य, उस एविडेंस के आधार पर, उस साक्ष्य के आधार पर पाशुपति की पूजा करने का
प्रमाण मिलता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, पाशुपति की पूजा करते थे। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी और रुद्र देवता या पाशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। ओके, तो मातृदेवी की पूजा और पाशुपति शिव की पूजा या रुद्रदेव की पूजा, इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। पशु पूजा में कुबड़ वाला पशु, डील वाला पशु यानी बैल, डील वाले बैल की पूजा करने का प्रमाण है। कालीबंगा से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी संदव सभ्यता के लोग हवन यज्ञ इत्यादि भी करते थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं से, ऑप्शन डी चांदी के आहत यानी पंचमार्क सिक्कों में। इसका सही आंसर होगा ए हड़प्पा संस्कृति में। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्ण, रत्न एवं चांदी आयात की जाती थी। ईरान से भी चांदी आयात के साक्ष्य मिले हैं। ओके, तो यह एक्सप्लेन भी हम लोग देख लिए, ज्ञानवर्धक फैक्ट्स है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो ऑप्शन ए है तांबा, कॉपर, इसके बारे में यानी इसका साक्ष्य मिला है। गोल्ड यानी स्वर्ण, इसका भी साक्ष्य मिला है। चांदी, इसका भी साक्ष्य मिला है। सिल्वर का भी। आयरन, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कहा गया है? हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर यानी पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से, रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार यानी पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के उपकरण मिले हैं। प्राचीन गांधार, लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार पाकिस्तान से मिले हैं। लोहे के उपकरण हैं जो 1000 ईसा पूर्व से तात्पर्य है वैदिक काल, यानी हड़प्पा संस्कृति में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ पर इसी लाइन में इसे एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आपको संशय नहीं होना चाहिए। 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी से तात्पर्य है वैदिक काल। ओके, यानी वैदिक एज, यानी वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ। इसको ऐसे आप समझ लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल एंड ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही आंसर सही होगा डी राखीगढ़ी, भारत में पड़ने वाले हड़प्पा पूरा स्थलों में ओके सबसे बड़ा स्थल है। और प्रश्न भी यही कर रहा है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, इसको एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर बसंत सिद्धे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी हिसार जिले हरियाणा में पड़ता है, स्थित है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज
1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखी गढ़ी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज। नटराज की मूर्ति तो वहां मिली ही नहीं है, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी कर रहा है बुद्ध, भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा नहीं मिली है। ऑप्शन बी कर रहा है नर्तकी, नर्तकी की मिली है, यही सही होगा। ऑप्शन डी है नरसिम्हा, नरसिम्हा की भी मूर्ति नहीं मिली है। तो यहाँ से नटराज की भी नहीं मिली, बुद्ध की नहीं मिली, नरसिम्हा की नहीं मिली, नर्तकी की मिली है, यही आंसर इसका सही होगा। और यह भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। और किस चीज़ से की ये मूर्ति है? तो यह कांसे की है। ओके, यानी ब्रांज की यह बनी हुई है, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। ओके, एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नर्तकी, डांसिंग गर्ल, जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो कांस से निर्मित तरल मोम विधि ओके पर आधारित थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एच आर क्षेत्र से प्राप्त हुई। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि एच आर मोहनजोदड़ो के एच आर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बृहत्तम स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी जिसे बृहद स्नानागार से तात्पर्य ग्रेट बाथ। ओके, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यहाँ से पुरोहित आवास के भी साक्ष्य मिले हैं, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बनता है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट्स है। और यहीं से सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बृहद स्नानागार में उतरने के लिए यानी स्नान के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ बनी है? उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी है। जॉन मार्शल ने इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। ओके, यानी किसी विशेष पर्व पर यहाँ पर स्नान किया जाता था। और स्नान करने के बाद यहीं पर पृष्ठ यानी पुरोहित का आवास था। तो इससे पता लगता है कि लोग अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पृष्ठ यानी पुरोहित के माध्यम से पूरा कराते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे यानी ब्रांज के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। इसका सही आंसर होगा सी कपास। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी पूछा जाता है कि सिंधु निवासी कपास से परिचित थे कि नहीं? तो परिचित थे। ओके, और कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। यहाँ के लोग कपास उत्पादन में अग्रणी थे। अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई आदि से परिचित थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंध क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ और यूनान के लोग कपास को सिंडन यानी सीडोन कहते थे, जिसका विकास सिंधु शब्द से ही हुआ है। ओके, तो यह एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और यह जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से थे। फिर हम लोग अगले टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।